नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट के आगामी परीक्षा जो कि जुलाई में है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान में रख करके जो है पेपर को तैयार किया गया है। तो ऐसे पेपर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में मैं बहुत सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस को आप नोट्स के रूप में लिखना चाहिए, कौन सी बातों को आपको नोट्स के रूप में लिखना चाहिए ताकि एग्जाम के समय आप उन नोट्स को रिवाइज कर सके। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं आपको इसी प्रकार से वीडियोस देने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादातर दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है जो कि सीटेट के 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है पेपर 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? अब संज्ञानात्मक परिवर्तन मतलब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस फैक्ट को इन 4 ऑप्शंस में महत्वपूर्ण नहीं माना था? तो गतिविधियां, जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण और संतुलीकरण। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, जिस कारक को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था जीन पियाजे ने, वह है सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक हो या सामाजिक, ये 2 शब्द जीन पियाजे के संबंध में क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 शब्द लिख के ही आएगा, केवल इसके अलावा तीसरा और कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अगर सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आ जाए तो तुरंत इसको गलत कर देना, ठीक है। जीन पियाजे ने समाज और संस्कृति को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो ये किसने माना था? वाइगोस्की ने इसको माना था। वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल माना था। बाकी गतिविधियां, बच्चे जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। इसके लिए इन्होंने 4 चरण प्रस्तुत किए थे। हर चरण इंपॉर्टेंट बताया था, हर चरण की अपनी खूबियां बताई थी, किस चरण में किस एज में कौन सा चरण बच्चा गुणों को प्रदर्शित करेगा, है ना, सारी चीज़ें। संतुलीकरण बताया था, सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था, ठीक है। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से सुना करिए एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में यही फैक्ट्स जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बातें लिखी नहीं जा सकती, इसलिए कुछ बातों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो, ठीक है। सुनिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो अपने आप जो है आधे 1 घंटे का वीडियो, 45 मिनट का मोस्टली वीडियो आधे घंटे का हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। अगर पूरी तरह, केवल, है ना, इस तरीके के शब्द लिख के आ जाएं तो उसे तुरंत आप खारिज कर दीजिए, ठीक है। ये शब्द जो है निगेटिव जो है टैग वर्ड में आते हैं। जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण नहीं माना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फैक्ट, कारण देखते हैं। विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक जो है क्रिया का परिणाम है। तो आनुवंशिकता जो है इसका परिणाम तो है, ये फैक्ट तो है, लेकिन पियाजे ने इसके संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहा था। पियाजे ने इसके संबंध में इस तरीके का कोई भी कथन नहीं दिया था। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे जो है दोनों ही गलत हो जाते हैं, ऑप्शन यहां पे डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। देखिए, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो याद रखिएगा पियाजे ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा था और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस बिल्कुल हूबहू जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसा का वैसा पूछ लिया जाता है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है। इस ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में 4 चरण उन्हें दिए थे, ठीक। 4 चरण, इसमें पहला चरण होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है सेंसेस का प्रयोग करता है, सेंसोरी मोटर्स का प्रयोग करता है ना, टच का प्रयोग करता है, स्पर्श के माध्यम से महसूस करता है। नेक्स्ट होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो सामने मौजूद है उसको देख करके चीज़ों को जो है करेगा, समझेगा और सीखेगा धीरे धीरे।
नेक्स्ट आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चा हो जाता है, तो ये 11 से अधिक वर्ष का होता है। ठीक है, ये हो जाता है 7 से 11 वर्ष का। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। वो होता क्या है? तो चाइल्ड सेंटर्ड, तो बच्चा यहाँ पे सेंटर में है, बच्चा केंद्र में है। अब बच्चा अगर केंद्र में है तो बच्चे को ही ध्यान में रख करके सब कुछ कराना। एक्टिविटी हो रही तो बच्चे को ध्यान में रख करके कराना, बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके कराना, उसका इंटरेस्ट किस में इसको ध्यान में रख कर कराना, है ना, उसके मेंटल एबिलिटीज कितनी अच्छी हो सकती हैं इस एक्टिविटीज से, उसको ध्यान, सब कुछ जो भी करना हमें बच्चे को सेंटर में मान करके करना है और उसी को ध्यान में रख करके सारी करना है। तो यहां पे देखिए इसका अर्थ है बच्चे को शिक्षक द्वारा अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बच्चे की अभिव्यक्ति को महत्व देना, है ना, बच्चा क्या कहना चाह रहा है बोलने के उसको अवसर देना, उसको करने का अवसर देना, स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित करना, और सक्रिय भागीदारी, स्वयं से सक्रिय, जो एक्टिव फॉर्म में खुद करे, खुद एक्शन से करे, खुद सीखे, अगर मतलब करे, गलतियां करे फिर सीखे, इस तरीके से। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, नैतिक शिक्षा देना, ये सब जो है चाइल्ड सेंटर का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में टीचर किस तरीके से सहायता कर सकता है? पांचवें का आंसर देखते हैं। तो कोई भी सहायता ना दे करके, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाता है, और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोई अलग से बना नहीं रहा हूं। उस पर भाषण दे करके, ये भी गलत हो जाता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और निर्देश लिख करके। तो देखिए ऑप्शंस भी बता देता है कि ये प्रोडक्टिव चीज़ है। हम कोई भी काम को करते हैं, अगर हमारे पास जटिल परिस्थिति वाला कोई कार्य हो, बहुत ज़्यादा हो, हमारे पास बहुत सारे वर्क हो, बहुत सारा काम करना हो, तो हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और करते हैं क्या, भाई यार तू ये काम कर ले, मैं ये काम, प्रोजेक्ट ऐसे ही तो होता है कि एक काम करो, प्रोजेक्ट का थंबनेल तुम बना लेना, प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट का मटेरियल तुम मुझे दे देना और बाकी पीपीटी मैं तैयार कर दूंगा। तो छोटे छोटे हिस्सों में जो है कार्य को जो है तोड़ना, हिस्सों में बांटना और बाकी निर्देश लिख करके, तो इस तरीके से हम बच्चों को सहायता कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है सही से उसको जान सके, समझ सके, उस पर क्वेश्चनिंग कर सके, उस पर तर्क कर सके। एक किताब लेके दे दोगे बच्चे को तो वो पढ़ने में दिक्कत होगी। उदाहरण के तौर पे समझे कि एक किताब मैंने दे दिया, बोलो कि पढ़ो, तो वो समझ ही नहीं पा रहे क्या पढ़ना है। फिर मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्से करे, एक चैप्टर किया, चैप्टर का भी हिस्सा कर दिया कि आज मैं केवल इस चैप्टर का इतना ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा, समझेगा, तर्क करेगा, उसमें क्वेश्चन करेगा, समस्या का समाधान करेगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी जवाब देगा। ठीक है, इस तरीके से कार्य होता है। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब सीखने का वक्र कैसा होगा? तो देखिए हम सभी देखते हैं कि जब हमें ग्रुप्स में बैठाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है अब हम किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अब टॉपिक पर जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या हम उस टॉपिक से कुछ सीख रहे हैं? तो बिल्कुल भी। क्या हम टॉपिक से सीखना, हमारा जो भी हम सीख रहे हैं वो स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है या बेहतर होता है? तो बिल्कुल आंसर हो गया बेहतर होता है। जब हम समूह में चर्चा करते हैं तो हर बच्चे के अपना एक ज्ञान होता है, ठीक है, हर बच्चे का ज्ञान होता है और उस ज्ञान पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, उस पर बातें कर रहे होते हैं। कोई ना कोई बच्चा, हर व्यक्ति जो है अपना एक ज्ञानी है और सबका ज्ञान हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बेहतर, मनुष्य जो है गलतियों से सीखता है, दूसरों के अवलोकन से सीखता है, दूसरों को अन्वेषण से मतलब चीज़ें देख करके सीखता है, सुन करके सीखता है, हर रूप में सीखता है ना। अब मैंने मान लीजिए मेरे पास कुछ था ज्ञान, किसी ने उससे बेहतर कुछ सजेशन दिया, मैंने देखा यार ये सजेशन तो इसका काम का है बहुत, तो हमने उस चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो यही होता है, यहाँ पे बेहतर होगा। जितना हम लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, जितना लोगों से चर्चा करेंगे, जितना हम सामाजिक रूप से बैठेंगे, लोगों के पास बैठेंगे, बातें करेंगे, किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे, है ना, अपनी समस्याओं पे चर्चा करेंगे, तो आपका जो है सीखने की प्रक्रिया आपकी बेहतर होगी, ना कि स्थिर होगी, ना कि गिरेगी, ना कि अवनत होगी। इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, बेहतर होगा। बात समझ गए? चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा,
पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ और सारी चीज़ों को जो है बहुत साफ, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ सके, क्योंकि इन्हीं सिंपल भाषा से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा में मैं आपको कुछ भी नहीं समझाता, बहुत सिंपल भाषा में आपको पेपर पास करना है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है सीटेट का, उसके बावजूद जो है सबसे ज़्यादा बच्चे सीटेट में फेल होते हैं। ठीक है, 18% बच्चा केवल सीटेट में पास होता है, बाकी सब बच्चा फेल हो जाता है। आप सोचिए 88% बच्चा, 85 से 90% बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ तो रीज़न होगा जो है आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे। और जबकि क्वेश्चन यही आता है, पेपर भी यही आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, अब बुद्धि के कई जो है थ्योरी दी थी, तो उनमें से एक हार्वर्ड गार्डनर थे। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि सामान्य बुद्धि के अलावा व्यक्ति में और भी कई प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति में कई विलक्षण योग्यताओं को इन्होंने डिफाइन किया था। अब वो कई विलक्षण योग्यताएं क्या हो सकती हैं? अब भाई सामान्य बुद्धि जो हम रोज की दिनचर्या में करते हैं वो सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन विलक्षण बुद्धियां क्या होती है? जो एक क्रिएटिव माइंडेड वाली बुद्धियां होती हैं, जैसे संगीत बजाना, मैथमेटिकल गणनाओं को सॉल्व करना। अब ये 2+2 की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को सॉल्व करना, फिजिक्स को समझना, है ना, जैसे आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब चीज़ों को समझना, ये सब जो है बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है जानना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा होना, है ना, और जैसे खाली स्थान को समझना। भाषा के तौर पे आप देखें तो भाषा बहुत अच्छी हो, पकड़ हो, जो राइटर्स होते हैं उनमें देखिए शेर व शायरी करने वाले होते हैं, ये इस तरीके की बुद्धि की बात हो रही। तो यहाँ पे जो आंसर है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब वो अलग अलग प्रकार मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, केवल शब्द आ गया, तुरंत काट दो। अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। प्रमुख रूप से याद करने और रटने, तुरंत काट दीजिए। मुख्य रूप से भावनात्मक जो है अधिगम के बारे में होती है, भावनात्मक अधिगम की तो बुद्धि में बात ही नहीं हुई है, तो ये तुरंत काट दीजिए। आंसर हो गया ए। ऑप्शंस भी ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल सामान्य से होते हैं, बस एक बार आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? पूरा टॉपिक दिया हुआ है और सबसे सिंपल टॉपिक है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? प्रोग्रेस एजुकेशन, आपका त्वरित विकास कैसा हो रहा है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होगा? मतलब ऐसी शिक्षा देना जिससे आपका विकास हो, और विकास के रूप में हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, नैतिक हो, सारे विकास हो। मैं एक छोटे से फॉर्म में बता रहा हूं आपको। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर बल देता है, रटने पर बल देता है, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, यही है आंसर यहां पे। ऐसा दृष्टिकोण जो हर व्यक्ति की शिक्षा पर बल देता है और छात्र केंद्रित उसके रुचि पर ध्यान देता है। अब मान लीजिए प्रगतिशील शिक्षा के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अब एक बच्चा पढ़ाई की जगह खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने देखा कि भाई ये ओलंपिक में जा सकता है, निशानेबाज बहुत अच्छा हो सकता है, तीरंदाज बहुत अच्छा हो सकता है ना, या फिर भाला फेंक में बहुत अच्छा हो सकता है, तैराक बहुत अच्छा हो सकता है, कुश्ती में बहुत अच्छा होता है। इसकी जो है मुझे शारीरिक जो है इस तरीके से नज़र आती है। तो ये हो गई छात्र के, इसकी रुचि भी इसी पे है, और मैंने एक बार देखा कि इसको जो है इसकी स्ट्रेंथ भी देखी। ये होती है प्रगतिशील शिक्षा, ना कि मानकी पाठ्य चर्चा पर जो है सख्त पालन करना, ना कि जो है मल्टीमीडिया के अधिकतम प्रयोग करना, मतलब जो है फ़ोन और इन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। आंसर हो गया बी। बस इतना अगर शब्द अपने माइंड में बिठा लो तो कोई भी आंसर आप गलत नहीं करेंगे, सिर्फ केवल इसी के शब्दों के इर्द गिर्द आपको आंसर मिलता जाएगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। अब भिन्न है, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे उसकी मेंटल एबिलिटीज में हो, है ना। एक ही परिवार से जन्मे दो व्यक्ति, दो बच्चे, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, ठीक है, लालन पालन भी उनका सेम होता है,
उसके बाद भी वो भिन्न होते हैं एक दूसरे से। हो सकता है एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, दूसरा कमजोर हो, या एक बच्चा बहुत अच्छा हो पढ़ाई में, वो भी बच्चा अच्छा हो लेकिन उसके मुकाबले जो है कमजोर हो। एक बच्चा हो सकता है मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत के तहत म्यूजिक में अच्छा हो, और दूसरा वाला गणित गणनाओं में अच्छा हो, उसको म्यूजिक ही नहीं पसंद आता हो। तो इस तरीके से हो सकता है। इसका कारण जो होता है वंशानुक्रम से मिले हुए गुण और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। अक्सर जो है व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, इस लाइन को आप याद करें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर जो है अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है माता पिता से मिलने वाले गुण और जो आसपास जिस तरीके से आपका वातावरण है, जिस तरीके से आप माहौल में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, है ना, इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो गया बी, और बाकी जो है ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो है गतिशील होनी चाहिए, और मूल्यांकन जो कार्य होना चाहिए वो होता है प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो मूल्यांकन की प्रकृति अगर गतिशील होगी तो बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होगा, प्रोग्रेसिव होगी, मतलब मूल्यांकन की प्रकृति प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। कार्य प्रामाणिक होने चाहिए, ठीक है, और प्रामाणिक होंगे कार्य तो उसका जो है मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे। प्रामाणिक होंगे तो मूल्यांकन में सहायता प्रदान करेंगे, मूल्यांकन में मार्गदर्शन देंगे। अगर प्रामाणिक नहीं हुआ, मान लीजिए एक बच्चे का मूल्यांकन करना था, शैक्षणिक मूल्यांकन करना था कि भाई मेरा बच्चा कैसा है पढ़ने में, सर भी बताइएगा ज़रा मुझे। अब लड़के ने क्या किया, सर जी 500 की पत्ती ले लो और मेरा जो है पापा से बोल देना कि बहुत अच्छा पढ़ने में, बहुत अच्छे नंबर लाता है, कभी परेशान नहीं करता। तो मूल्यांकन हो गया अप्रामाणिक। अब बच्चे का जो है जीवन उसमें नरक हो गया, ना कोई सहायता मिल पा रही है ना, पढ़ने में अच्छा था, पिता उसका जो है कोचिंग लगवा देता, कुछ और मदद करता पढ़ाने में। अब उसने देखा कि हाँ बहुत बढ़िया है, तो अगले साल जब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, तो देखा पता चला बच्चा फेल हो गया। तो मूल्यांकन जो होता है प्रामाणिक होगा तो बच्चे का जो है सहायता मिलेगी, उसको मार्गदर्शक के तौर पे कार्य करेगा ये, ठीक है, मार्गदर्शन जो है देगा एक चीज़, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो अगर संभावित विकास के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगर हम जो है बच्चे के, हम सभी जानते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का परस्पर जो है अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह नहीं देनी है, अधिक से अधिक भाग लेने की, खेलकूद में केवल भाग लेने की सलाह नहीं देनी है, विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब मोटिवेट। अब मोटिवेट होना का मतलब है बाहर से मोटिवेट है, मोटिवेशन, जबकि आंतरिक मोटिवेशन से ही बच्चा कुछ कर सकता है। बाहर से मोटिवेशन तो कुछ देर के लिए आप कर सकते हो, किसी को एक बहुत लंबा उपदेश बना देने से कोई बुद्ध नहीं बन जाएगा। उपदेश देने से, बोलचाल करने से, खूब बोलने से जो है तोता भी रटने लग जाता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी ना होता है कि वो ज्ञानी हो जाता है। तो बाहर से मोटिवेट होने से कुछ मतलब नहीं है, प्रेरित करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी आंसर, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। 4 ऑप्शंस ही ऐसे हो जाते हैं कि गलत कर दो तुरंत कट 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 आंसर मिल गया आई, मतलब सही आंसर पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो जाती, ठीक है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किस प्रकार के समझ को प्रदर्शित करती है? अब एक बच्ची ने देखा कि कई बार से मम्मी धूप में कपड़े फैला देती थी और वो कपड़े आधे घंटे में सूख जाते थे, इतनी तेज धूप रहती थी, जितनी तेज धूप उतनी जल्दी कपड़े सूख जाते थे। लेकिन ठंड में वो कपड़े नहीं सूखते थे, वॉशिंग मशीन में डालो, फिर उसके बाद पंखे के नीचे डालो, तब भी नहीं सूखते थे। ऐसा क्या कारण है? तो उसने इन सब चीज़ों का कारण को देखा, उसका प्रभाव देखा कि धूप ही है एक ऐसी चीज़ जो इसको ऐसा कुछ कर रही है, ठीक है। तो वो कारण और प्रभाव से संबंधित है। यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन सीटेट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, 20 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट को मत भूलिएगा, उस टारगेट को अचीव करने में मदद किया करिएगा, ठीक है। चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पियाजे ने बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में जो है 4 चरण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। उसमें कहा था कि बच्चे का जो चिंतन होता है वयस्कों से भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है।
ऑप्शन हो गया यहां पे बी। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कहां होता है? तो जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। जब बच्चा जो है किशोरावस्था में होता है, एडोलेसेंस की एज में जब पहुंचता है, एडोलेसेंस का एज मतलब 11 से अधिक वर्ष का बच्चा जब इस अवस्था में पहुंचता है तो बच्चे में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चा जो है दोस्ती यारी वाला होता है, फ्रेंड सर्कल जो है उसमें बढ़ता है, मैं तेरा भाई हूँ। एग्रेसिव होता है, स्ट्रेस वाला होता है अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है ना। इसलिए इस अवस्था, इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। हार्मोन्स की वजह से होता है, दोस्ती यारी की वजह से होता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की वजह से होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बड़ा सामाजिक दबाव भी होता है। भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ हो, कह रहा है बाहर नहीं जाना है, खेलने नहीं जाना है, वो कह रहा है अरे मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे जाना है, मैं पापा जाऊंगा, मम्मी जाऊंगा, उधर के कूट दिया गया, तो बड़ा उसका समझ। तो ये जटिल समाजीकरण का वक्त होता है। इस समय बच्चे पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहीं गलत संगत में पड़ जाना जाए। वातावरण ज़्यादा जो है मतलब ऐसा वातावरण उसको मिलने लगता है, ऐसे प्रभावित होने लगता है जो आमतौर पर बेकार होते हैं, है ना। बाहर खेलना, दूसरे बेकार टाइप के लोगों के साथ खेलना। आप अक्सर देखिए इस टाइप के बच्चे जो है छपरी टाइप के हो जाते हैं और छपरी टाइप की गाड़ियां ले लेके घूमते उठपटांग। आजकल देखिए कानपुर में हूँ तो मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे जो है गंगा बैराज में जा करके नाचते रहते हैं। बहुत बिल्कुल छोटे उम्र के लड़के, 15-15, 16-16 साल के लड़के टिकटॉक वाले टाइप की वीडियो बनाते रहते हैं। तो यही होता है जटिल समाजीकरण। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो हम सभी को पता है वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को सबसे बड़ा रोल माना है। समाज, संस्कृति, भाषा और खेल। खेल तो सामाजिक है, जब खेलेगा कोई भी, वॉलीबॉल खेल रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, तो सामाजिक रूप से खेलना पड़ेगा, एक दूसरे के जो है आदेशों को देखना पड़ेगा, कमांड को जो है देख रहा है, ये बॉल फेंक इधर, जल्दी जल्दी बॉल फेंक, इस तरीके से होता है ना। बास्केट दो मुझे, बॉल दो मैं जो है, तो ये सामाजिक चीज़ होती है, सामाजिक चीज़ होती है। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, निकटस्थ जो है विकास का क्षेत्र क्या है? निकट विकास का क्षेत्र जो होता है ये वाइगोस्की ने दिया था सिद्धांत। इसके तहत क्या है कि इसके तहत इन्होंने बताया था, आंसर है यहाँ पे, विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते नहीं, वयस्कों नहीं, आंसर है सी। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के बाद मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? चाइल्ड सेंटर्ड जो है क्लासरूम को प्रदर्शित कर रही है। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे की रुचियों को ध्यान में रख करके पढ़ाना, ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो बच्चे के इंटरेस्ट को बनाए रखें, बच्चे के प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे जो 17वां का आंसर है, ऐसी कक्षा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठते हैं, बाल केंद्रित, और टीचर बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एकमात्र संसाधन गलत हो जाता है, पुस्तक को माना है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार टीचर द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर एक टीचर जो है नोट लिख देती है कि शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। देखिए चारों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो है लैब विद्यालय उदाहरण है। लैब विद्यालय किस चीज का उदाहरण है? तो ये जॉन डीवी ने जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जॉन डीवी जो लैब विद्यालय होते हैं वो प्रगतिशील जो है विद्यालय का उदाहरण है। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चा जो है प्रोग्रेसिव रूप से चीज़ें सीखता है, खुद से सीखता है, खुद से स्वयं से करके सीखता है, कोई भी कार्य स्वयं से कर सके सीखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है इसमें होता है, सोचने लगता है, तर्क करने लगता है, अमूर्त रूप से सोचता है। ये सारी चीज़ें इन गुणों को प्रदर्शित करता है प्रगतिशील विद्यालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से हमें देखना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात कहें
तो ये जो होता है शोधाधारित नहीं है, या विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले भी कहा प्रतिभाशाली विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करें, वो कई क्षेत्र में हो सकता है। एक प्रतिभाशाली, एक क्रिएटिव माइंडेड, एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला, बहुत दिमाग वाला, अच्छा आईक्यू वाला एक लड़का म्यूजिक में भी अच्छा हो सकता है और मैथ में भी अच्छा हो सकता है। मैथ में भी अच्छा हो सकता है दौड़ भाग में, खेल कूद में भी बहुत अच्छा हो सकता है, वो पढ़ने में भी अच्छा हो सकता है क्रिएटिव माइंडेड हो, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो, और कविताएं, शेरो शायरी और कहानियों लिखने में भी अच्छा हो, कई चीज़ों में हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से टीचर यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो इसका मतलब है कि रूढ़िबद्ध भावना है उसके अंदर। तो 20वें का आंसर है लड़के लड़कियों का ये साथ व्यवहार अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में के भेदभाव और धारणा को प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो गया, जातीय भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, भेदभाव हो रहा है रूढ़िबद्ध जो है धारणा को प्रदर्शित कर रहा है कि लड़के लड़कियां में भेदभाव रख रहा है, लड़की ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, इस तरीके के विचार उसके अंदर है। ठीक है, तो आंसर है ऐसे अगर ऐसे लोग हों तो ऐसे उदाहरण उनके सामने पेश करिए, जो जैसे कि आप बताइए कि लड़कियां भी कार चला सकती है, लड़कियां भी रेस में हिस्सा ले सकती हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़के डांस भी कर सकते हैं, लड़कियां जो है एरोप्लेन भी उड़ा सकती है, लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो सकती हैं, कुछ नाम कमा सकती हैं, सुनीता विलियम्स हो गया, किरण बेदी हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण आप दे सकते हैं। लड़कियां भी बहुत सारा कुछ कर सकती हैं, जज बन सकती हैं, आईएएस बन सकती हैं, इस तरीके से आप उदाहरण दे करके उनके जो है दिमाग का जो है तोते उड़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करना मतलब कोई चीज़ ऐसा है कि बच्चा सीख रहा है और सीखने में अक्षम है, हम उसको सिखा रहे हैं कि देखो ए, तो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है ए क्या होता है, बी बोल रहा है तो बी नहीं समझ पा रहा है, बी लिखने को बोल रहा है तो वो ऐसे लिख रहा है। तो इसे कहते हैं अधिगम निर्योग्यता, कुछ सिखाना और उसको ना कर पाना, बच्चा बार बार करने के बाद भी ना कर पाना। तो ये पहचान करता है कि बच्चा किस चीज़ में, या तो लिखावट में है, तो अपन तो ये बी को डी, वाज को या, ये किसको लिखना। ठीक है, तो ये हो गया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में होता है बच्चे में लेखन विकार कहलाता है, ये एक लेखन विकार है। ठीक है, विकार है तो इसका मतलब है कि ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा, जैसे जैसे उसकी हाथों की मसल्स मजबूत होंगी, वैसे वैसे उसकी वो लेखन क्षमता अच्छी होती जाएगी। पठन विकार होगा जब वो बी को डी पढ़े, डी को बी पढ़े, वाज को शा पढ़े, सा को वाज पढ़े, इस तरीके की चीज़ें पढ़े मुंह से बोले, तो वो होता है डिसलेक्सिया, जिसे कहते हैं पठन विकार। ठीक है, समझ, ये डिसग्राफिया होता है, लिखना होता है डिसग्राफिया और पढ़ना होता है डिसलेक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। समावेशन मतलब समावेशित करना, ठीक है, इसका उदाहरण है। तो ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ये एक दर्शन है जहाँ पे सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशन का मतलब होता है, सीधा सीधा इसका मूल अर्थ निकलता है समावेशी शिक्षा से। तो ऐसी शिक्षा, ऐसे स्कूल जहाँ पे सभी बच्चों को समान रूप से बैठने, पढ़ने और बोलने का अधिकार दिया जाता है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा कितने वर्गों में विभाजित। ये क्वेश्चन बहुत है, भाषा के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाषा को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। ठीक है, और एक भाषा और आ सकती है सांकेतिक भाषा। अब तो देखिए, बोलना, पढ़ना, लिखना ये अगर सब कुछ ना कर पाए तो एक आदमी होता है सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करता है। तो सांकेतिक भाषा, वैसे तो अगर ये 4 भाषाओं का वर्ग दिया जाए तो आंसर है 4, और सांकेतिक भाषा को इंक्लूड कर ले अगर ऑप्शन में तो इसको भी आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो है विकलांगता के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूरा सीडीपी में जो है टॉपिक दिया हुआ है विकलांग, और विकलांगता के संबंध में अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि दृष्टि बाधिता के संबंध में पूछ रहा है ना, नेशनल जो है विजिबिलिटी, इस तरीके से कुछ जो है संस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये संस्थान है उत्तराखंड में।
यूके में, उत्तराखंड में, देहरादून आंसर है सी। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया था। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूंगा 2018 के सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आंसर है 2016 में लागू किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो देखिए, रचनावाद का संबंध है दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में बच्चों की भूमिका पर बल देना, यही है रचनावाद का संबंध। या पुनः स्मरण करना, प्रभुत्व भूमिका पर जो टीचर पर जोर देना, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना। अनुकरण मतलब देख देख करके नकल करना, है ना, इस तरीके से। तो बिल्कुल भी नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो मतलब बच्चे जब बहुत अच्छे तरीके से कुछ सीखते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो मैंने बताया था, एक ग्रुप में बैठा लिए, ग्रुप में सब बच्चों को अपनी अपनी बातों को शेयर करने दीजिए और एक दूसरे से तर्क करेंगे बच्चे। तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं और इनका ग्राफ सीखने का बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जब जो है तब सृजनशील होते हैं जब वे गतिविधि करते हैं, उनकी गतिविधियां उनके रुचि के अनुसार होंगी, उनके इंटरेस्ट का। मान लीजिए आपने बच्चा खेलने का मन है, उसका इंटरेस्ट है खेलने का, और आपने उसको कहा पढ़ाई करो, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। अगर आप उससे कहते चलो आधा घंटा खेलने दे रहा है, उसके बाद 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो चुपचाप पढ़ना पड़ेगा, तो वो फिर ऐसा मान जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, मैं मुझे पहले खेलने दे दो, या मुझे गेम खेल लेने दो, या जो भी है उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में भी है वो करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? तो ये सब प्रश्नोत्तर में मतलब प्रश्न पूछना फिर उसका उत्तर देना। मैंने बच्चे से प्रश्न पूछा, फिर बच्चा उसका उत्तर दे रहा, या बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। अन्वेषण विधि, तो मैंने कहा कि भैया बच्चे आप लोग एक दूसरे को जो है देखिए, समझिए, एक दूसरे को अन्वेषण करिए, एक दूसरे का जो है चीज़ों को देख करके सीखिए। तो अन्वेषण भी, सामूहिक वाद विवाद हो गया, ग्रुप में चर्चा करा दिया मैंने। इस तरीके से विधि का किस तरीके का हिस्सा है? तो ये होता है छात्र और शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। 28वें का जो है आंसर है ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। लाइक कर लीजिए प्लीज़, आप लोगों को लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। 20 लाइक्स है, केवल लाइक्स 20 लाइक्स का, अब इतना जो है तो मेरी इस मेहनत का बनता है, बहुत कम है फिर भी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है 20 लोग भी अगर लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने जो है मेरे वीडियो को सपोर्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सीखने पर बल दिया जाता है? तो देखिए, किंडरगार्टन अगर नाम शब्द आ जाए तो ये बच्चों को खेल के माध्यम से, किंडर और गार्डन, गार्डन में खेला जाता है, खेल के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। ठीक है, ये खेल के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे 29वें का आंसर है ए। आखिरी क्वेश्चन है, कोई टीचर अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो ऐसा क्या करे या क्या कहें कि उसे अंदर से बच्चा मोटिवेट हो और अपने स्वयं कार्य के लिए प्रोत्साहित हो? तो यहाँ पे आंसर देखिए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम से ठीक कर दिया। तो ये हो गया उसके जैसे होना, मतलब बाहर से मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं होते। बच्चा देख रहा है उसके जैसे कैसे होना है, अच्छा ऐसे होना है तो मैं उसके जैसे बनूंगा। 2-4 दिन फिर उसकी तरह हरकतें करेगा, फिर से एक नॉर्मल हो जाएगा। काम को जल्दी पर पूरा करो, मैं टॉफ़ी दूंगा, तो टॉफ़ी दे रहा हूं तो काम को जल्दी कर लो। ये बाहर से मोटिवेशन, किसी चीज़ के लालच में बच्चा उस काम को करने लगता है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अब मैं मोटिवेट कर रहा हूं इसको, तुम बेटा इसको काम करो, इसमें कुछ भी उसको नहीं मिला, मैंने कहा काम करोगे तो अपने आप आ जाएगा यार, बस अपने मन को जो है टटोलो, हिम्मत बांधो, है ना। ये मोटिवेशन जो होता है मैंने दिया तो बाहर से ही है, लेकिन अंदर तक जो है बच्चे को प्रेरणा देगा। ठीक है, चलो इसे करने से पहले, चलो इसे उसके करने से पहले हम समाप्त कर लेते, उसके करने से पहले हम इसे काम को समाप्त कर लेते। बाहर वाला वो वाला व्यक्ति उसे मोटिवेट कर रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो है जो कि बहुत खास थे वो सभी समाप्त हो जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।